ओके, आगे हम जानना चाहेंगे कि गूगल समर ऑफ कोड क्या है। गूगल समर ऑफ कोड बेसिकली एक एनुअल कंपटीशन है जिसमें हर साल बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट करते हैं और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में वो प्रोजेक्ट करते हैं जिनके लिए उनको फंडिंग गूगल प्रोवाइड करता है। सो इसका मेन ऑर्गेनाइजर गूगल समर ऑफ कोड गूगल है। हाँ जी। और इसमें किस तरह की कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं? गूगल समर ऑफ कोड में मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज, जो ज़्यादातर कंपनीज हैं वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे KDE, मोजिला, गूगल क्रोमियम प्रोजेक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। गौरव, आप ओपन सोर्स के बारे में बताना चाहेंगे? ओपन सोर्स बेसिकली एक फिलॉसफी है। द फिलॉसफी सेज वेदर यू सेल योर सॉफ्टवेयर और वेदर यू टेक अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम अदर्स। उसमें ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर या बेचें या कुछ भी करें, आप उसका सोर्स कोड दूसरों को देते हैं। आप अपने नाम से सोर्स कोड को पब्लिश करते हैं, जो आप काम करते हैं वो आपका ही रहता है, ना कि किसी कंपनी का हो जाता है जो आपको पैसे देती है। सो my view, like Google Summer of Code is basically to get you accustomed to professional open source projects that you normally don't get to do, because you get to interact with the actual people developing real-time production software that you use day in and day out, and you get to know about the little internals of, you know, what is right, what is exactly done, what is not done. And the whole idea of the open source initiative by Google is to get more people involved. The people who are interested in coding get involved in this, and we get a stepping stone, and they get to know us, who students are good for their projects. So I think it's a mutual benefit, and of course there are a lot of goodies. First of all, Google Summer of Code is an idea directly by Sergey Brin and Larry Page. It's basically to make students accustomed towards the open source contributions. I take it इसमें किस तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? Yeah, first of all, I take it as an internship program, not as an employment or something like that. Any student who is above 18 and is enrolled in a university or college is allowed to participate in the program. क्या सिर्फ इंजीनियरिंग के छात्रों तक सीमित है? नहीं, it's not at all like that. It can be anyone from any discipline. Just he needs to be enrolled before a certain date into a university and has to be elder than 18 years of age. ओके, हर साल होने वाले इस GSOC समर ऑफ कोड के प्रोग्राम में इसकी प्रोसेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेट दिया जाता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रपोजल्स रखते हैं कि वी वांट टू पार्टिसिपेट। फिर उससे एक नतीजा निकलता है कि कितने ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस साल उसकी मात्रा 175 थी, दैट्स 175। आफ्टर दैट देयर इज अ डेट इन विच ऑल द स्टूडेंट्स अप्लाई, दे सबमिट देयर प्रपोजल्स। फिर वो फाइनली एक मंथ के रिव्यू के बाद, डिपेंडिंग अपॉन योर एंथुजियाज्म, योर प्रीवियस वर्क प्रोफाइल, योर प्रीवियस बग पैचेस एंड ऑल, उस पर वो डिसाइड करके वो सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होता है। मतलब सबसे पहले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई करती हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, और उन सारे प्रोजेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। जिन लोगों ने अप्लाई किया उसमें से सिलेक्शन होता है और उन लोगों को इंटर्नशिप का मौका मिलता है। कितने ड्यूरेशन का होता है ये एक्चुअली आपको 1 महीना मिलता है। मैंने प्रोजेक्ट में जो भी सिलेक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी लिस्ट आती है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली आपको 4 वीक्स टू 1 महीना मिलता है टू अप्लाई टू दी ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, और इट इज़ नॉट बेसिकली आपको क्या करना है, आपको उनके प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको अगर अपना नया आइडिया देना है उनको, आपको अगर कुछ लगता है कि फीचर रिक्वेस्ट है और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपकी बस की बात है, आपके उसमें आपको आता है वो लैंग्वेज, उसमें इंटरेस्ट है, तो आप वो प्रपोज कर सकते हो। आपको एक मेंटर दिया जाता है। बेसिकली उस 1 महीने में आपको एक मेंटर के साथ पेयर करना पड़ता है और आपको एक मेंटर एलोकेट होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे इम्प्रूव करने के लिए, काम करने के लिए आपको अकेले नहीं करना पड़ेगा। आपको इंटर्नशिप में आपका एक मेंटर रहेगा जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। हाँ, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा। उसका काम सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करने का होगा। हाँ, एग्जैक्टली। और अगर आप किधर अटक गए या कुछ डिफिकल्टीज फेस किए तो दे आर ऑलवेज देयर एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी हेल्पफुल। जितने भी मेंटर है वो काफ़ी सारी सब ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं या बाहर से भी होते हैं? उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। माने वो ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं। जैसे माने अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन पे रियल टाइम काम कर रहा है बंदा, तो जनरली वही मेंटर हो जाता है। ओके, एंड इसके अलावा
आप जो GSOC पे काम करते हैं वो सारी नई टेक्नोलॉजीज होती है, लेटेस्ट होती है, या फिर काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजीज पे भी काम होता है GSOC में? लेटेस्ट ही होती है। डिपेंड्स a lot. It depends. जैसे मेरा What project I'm working on is like Web2 UI, which is relatively very new, and मुझे लगता है कि उसमें काम मतलब ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं है Web2 UI के बारे में इस समय, और काफ़ी नहीं है, बट उस पर बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें आई मीन फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सहाना सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, सो दैट इज रिलेटिवली न्यू अकॉर्डिंग टू मी। आपको एक नई चीज़ प्रपोज करनी होती है, बेसिकली आपका प्रोजेक्ट नया होता है, आपका शायद फ्रेमवर्क या जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, गूगल समर ऑफ कोड में आइडियाज ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज करती है, स्टूडेंट को प्रपोज करना पड़ता है? दोनों होता है। अगर आपके उनके आइडियाज में अगर कुछ आप करके दिखाते हो तो आपके सिलेक्शन चांस बढ़ जाते हैं। So what is recommended is basically that you should work upon the idea that is provided by them, but you can provide a very solid idea that might get selected. and commenting on that कि टेक्नोलॉजीज नहीं होती कि नहीं, it depends. Like मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पिछले 2 साल से GSOC में ऑलरेडी चल रहा है। It depends upon the size of the project. जो मेरा प्रोजेक्ट है वो 2010 में एक बंदे ने किया, एक ने 2009 में किया। Now I'm continuing and towards मेरा प्रोजेक्ट towards the end है, and इससे एक कुछ pros and cons भी होता है। Like if somebody starts from scratch, उसके लिए ये pros and cons होता है कि okay, if I'm starting from scratch, I can do anything that I want to. But if I'm doing it towards the end, yeah, towards the middle, I have to use that, I have to understand that, and there might be problems of documentation. Even there can be a lot of problems. So it is a it gives the real time scenario कि all problems क्या I can face, and it gives you a more of a learning curve. तो इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि इस साल जो सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर स्टैटिक्स का है, वो जिस सॉफ्टवेयर को जो अवार्ड मिला है वो सॉफ्टवेयर GSOC में एक बंदे ने पिछले साल लिखा था फॉर आवर फाउंडेशन। ओके, सो इसमें GSOC के हमेशा GSOC से नए नए इनोवेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। हाँ, होता है, और इससे गूगल का ये बेनिफिट है कि दे हैव टू जस्ट रिसर्च अक्रॉस फ्यू रिज्यूम रादर देन सर्चिंग फॉर लैक्स ऑफ रिज्यूम। आप पिछले कुछ सालों बोलना चाहूँगा कि अगर आपने GSOC में एक अच्छा प्रोजेक्ट लिया है, एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करा है, आई रिपीट द वर्ड रेप्यूटेड, बिकॉज GSOC के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कुछ ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता, फिर भी आपका GSOC कंप्लीट हो जाता है। बट उसी में कई इतनी ज़्यादा रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर आप उनके लिए काम करें और आपके कुछ रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड हो इन इंटरनेशनल क्वालिटी जर्नल्स, तो द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी हायर्ड बाय गूगल इज मच मोर हायर। क्या पिछले कुछ सालों में GSOC स्टूडेंट्स को GSOC से बेनिफिट मिला है कि जैसे उनको किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन? बहुत ज़्यादा। अभी अगर हम देखें तो जो कैरोल हैं, जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं इसकी, उनका अगर हम ब्लॉग पढ़ें तो हमें पता लगेगा कई सारे स्टूडेंट्स उनको थैंक्स रिक्वेस्ट भेजते हैं। द रीज़न इज़ उनका बहुत अच्छी जगह रिक्रूटमेंट हो जाता है बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट दैट दे हैव डन ऑन द टेक्निकल एक्सीलेंस दैट दे हैव गॉट। Okay. Adding to this, there was, I won't take the name, but there is this guy who did his GSOC project last year. This year he applied for internships at various places and he was accepted for Google India and Mozilla Foundation. Unfortunately, he took Mozilla Foundation because he got his internship in California and all expenses paid. Along with he got he's getting $5,000. So मैं बताना चाहूँगा मोजिला फाउंडेशन एक वो फाउंडेशन है जो फायरफॉक्स, आपने शायद फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र सुना होगा, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र को बनाती है, उसको चलाती है। इसके साथ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि GSOC के अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे IBM डेवलपर सुपरस्टार, जिसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है कॉर्नल यूनिवर्सिटी में, और साथ साथ रूबी फोर्ज, रूबी सॉफ्टवेयर, समर ऑफ कोड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं गूगल समर ऑफ कोड में जिनको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही होती हैं, बट स्टूडेंट्स को पेमेंट गूगल करते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट में काम करके स्टूडेंट्स को एक तो रिसर्च लेवल का इम्प्लीमेंटेशन काम करने का मौका मिलता है, प्लस उस यूनिवर्सिटी से उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेटी एट होम प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर गूगल समर ऑफ कोड स्टूडेंट्स अगर कुछ नया करते हैं तो वो एक रिसर्च पेपर भी लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ, और उनको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले का एक रिकमेंडेशन पेपर भी मिलता है। Also, adding to the individual achievements that various people and the people here have mentioned about, the name Google itself adds a lot to your CV, what I think, and I think it's a great experience working with the community itself. You get to know a lot of people, and that's an experience in itself.
सो कम्युनिटी के अंदर काफ़ी सारा नए लोगों से मिलना, डेवलपिंग नई नई चीज़ों पे करना, और साथ में गूगल का जो टैग आपके साथ में अपने रिज्यूमे पे ऐड होता है, वो एक बहुत ज़्यादा मायने रखाता है। एक छोटी सी चीज़ काफ़ी लोगों ने मिस कर दी, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शॉर्ट टर्म स्पैन में हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो फ्यूचर एप्लीकेंट्स के लिए, कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं गूगल समर ऑफ कोड में और जब आप क्लियर कर लेते हैं अपना गूगल समर ऑफ कोड प्रोजेक्ट, तो आपको $5,000 गूगल की तरफ से मिलते हैं। तो $5,000 इंडियन रुपीस में कितने हुए अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं आप? 23,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली होता है। मतलब एक स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ है गूगल सर्वर कोड में, उसको कितने जो सिलेक्ट होके सक्सेसफुली अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है उसे $5,000 मिलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए 3 महीने के। 2 लाख रुपीस, 2.25 लाख रुपए 3 महीने के। 2.25 लाख, हाउ मच इज 2.25 लाख? 2.25 लाख मींस 2,25,000 यानी 2,25,000 रुपए महीना। Okay, so approximately 75,000 per month. So, is there any limit for the, means like any student can बार-बार उसको अप्लाई कर सकता है? हाँ। मतलब अगर 4 साल का कुछ इंजीनियरिंग पढ़ रहा है या फिर 5 साल का कुछ पीएचडी कर रहा है, कई बार भी अप्लाई कर सकता है और एक बार में भी कई चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। And you can maximum apply for 20 applications, but it is always suggested कि आपका number of applications should be less than 5, ताकि आप जिस भी उन 5 प्रोजेक्ट्स को अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनका आप अच्छे से और ध्यान से कर सकें। And if you are just getting selected, you get the sum of $505, जो कि 20,000 के आसपास करीब होता है। So just getting selected is again a good achievement which we have achieved so far. हाँ, पिछले पास्ट में कुछ बच्चों ने जो पिछले साल सिलेक्ट हुए थे, अपनी जो इंटर्नशिप मनी मिली थी लाइक 2 लाख रुपीस, उससे लोगों ने स्टार्टअप किए, ऐसा कुछ मामला आया है? एसके बोरा इज द वन हु हैज स्टार्टेड हिज कंपनी Closer.in, और जो काफी अच्छे प्रॉफिट वगैरह में चल रही है। Okay, so like इंटर्नशिप जो GSOC मनी की, GSOC का जो इंटर्नशिप मनी, GSOC money is in his startup, or right now he is shifted to Bangalore. I mean, he is the one who I know. There are maybe so there must be काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने GSOC मनी का काफी अच्छी तरह से उपयोग किया है। बिल्कुल, बट जैसे एप्लीकेशंस की कोई डेडलाइन नहीं होती। ऑन अ पर्सनल नोट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक कम्युनिटी से ज़्यादा और बाहर जाके अप्लाई ना करें, बिकॉज वो हर कम्युनिटी को हर एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है। एंड अगर आप आउट ऑफ डेस्परेशन बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ में अप्लाई कर देते हैं तो उन्हें ये फीलिंग आती है कि वो सिर्फ गूगल समर ऑफ कोड में आपके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट करने के लिए काम कर रहे हैं। One of the most important factor for the Google Summer of Code is the contribution. What do you think? I think more than an approach that you shouldn't show them that you're doing it for the summer of code. They are not interested in that. What they're looking at is you working with the open source community, if possible their community, that's what they would like. To work for them, work with open source. I mean, if you're applying solely with the aim of putting GSOC on your CV and working towards it since class 5 with coaching, I think it's a really bad idea. Don't do it, unless you're passionate about it. Also, I would like to add that, I would like to differ in the point that that you should apply for just one project. I mean, I know people who have applied for 5 different organizations and got selected for 2 or 3 of them. It happens a lot. So it's not a hard and fast rule that you should apply to a new org which has come for this year itself. You can apply for an org, like I applied for an org which was like coming for the last 5 years, but I got selected in just 10 days. I mean, it was just 10 days ago. जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने का डिसीजन बनाते हैं, प्लीज़ ये नोट करिए कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करिए जिनमें जो वो काम कर रहे हैं आपको उसमें पूरा इंटरेस्ट हो। अगर आपको पूरा इंटरेस्ट होगा तभी आप उसमें 2.5 महीने लगा सकते हैं काम करने के। Okay, so there is a intensive load of the working also. So गूगल समर ऑफ कोड की मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट एक हफ्ते में 40 घंटे उनके प्रोजेक्ट को कंट्रीब्यूट करता है ड्यूरिंग द समर्स। एक हफ्ते में 40 घंटे मिनिमम। Okay. So what is basically recommended here is that you should apply for all the projects that strike to you, all the projects That you connect with. Connect with is the keyword here. Basically. And ये भी होता है कि suppose I've seen many people like this guy in Gnome, his IRC nick is Plum. So there are many people who do GSOC for say 2 or 3 years and later on वो खुद उस mentor बन जाते हैं उस project में या फिर उस community में। So अगर आप इसको as a बाद में अगर आप if you want to take it as a career towards an open source contribution, you can take that. Many companies like Oracle and
व्हाट इज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन? क्या आपको बताना चाहिए? ओपन सोर्स इज बेसिकली ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इज बेसिकली कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनता है उसका सोर्स कोड ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आप उसको लेते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है या फिर आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, सपोज हम एक एग्जांपल अगर लेते हैं नोटपैड का, अगर एक एडिटर है, वो एडिटर में आप सिर्फ एडिट कर रहे हैं, सिंटैक्स हाईलाइटिंग नहीं है, जो कि आपको लगता है एक फीचर होना चाहिए, तो आप उसका उसके कोड को आप गिट क्लोन करते हैं या पुल करते हैं, आप वो चेंजेस करते हैं, फिर जो उसके बाद आप एक कमांड होता है गिट डिफ, वो सब चेंजेस निकाल के पैच बनाते हैं, जो कि आप उसको मेल करते हैं। वो पहले मेलिंग लिस्ट पे डिस्कस होता है, उसके जब आप मेल करके डिस्कस होता है तो वो फाइनली अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो मेन ट्री में ऐड कर लिया जाता है। इसे हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। कोई भी उसमें कुछ भी कर सकता है। इफ द कम्युनिटी लाइक्स व्हाट यू आर डूइंग दे गोना टेक इट। सो बेसिकली इट इजंट लाइक यू डोंट नीड टू बी वर्किंग फॉर company A to contribute to company. You find some bug in their code and you think there should be something more in it. You're free, just pull it, contribute. If they accept it, well and good. If they don't, you can branch it out and start your own version of it. There's nobody stopping you from doing that. And that's the beauty of open source. And you never start from scratch. You don't reinvent the wheel. You don't try and create your own language. As far as possible, accustom yourself to the libraries. Use as much of the infrastructure that is there. Do not repeat yourself. Basically, that is the spirit of open source more than anything else. And also I would like to say that when you start towards an open source contribution, you will come across many things that जिनके बारे में आपने सुना था but आपने कभी सीखा नहीं था. It can be a small thing like an SSH to a bigger thing like a language. I have even met people like UV Panda and all who have done GSOC for last year and are also contributing this year as well in GStreamer, जो कि GNOME Foundation के अंदर है. He started with Vala, which is a programming language near about C, and he didn't know the language, and he is not a computer science student, but he is doing GSOC for the past 2 years. So open source contribution can be done by anyone who is interested and who is keen towards learning programming languages or algorithms. It can be any field, no matter whatever you are doing. You just prepare hard. Just have passion for it. That's all. Yeah. I didn't myself. I didn't submit a patch so far. I was very enthusiastic since the GSOC started. And it was because of my enthusiasm I got selected. मैं पूछना चाहूँगा आपको what are the key factor which help you to got the GSOC? Depends. Like आपके केस में मतलब आप क्यों सिलेक्ट हुए, मतलब what you feel like? GSOC के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा वो है कम्युनिकेशन. जितना बढ़िया आप अपने आइडियाज़ अपने मेंटर्स तक पहुँचा सकते हैं और जितना आप सच बोलते हैं उनसे, जितना आप ट्रांसपेरेंटली मतलब बिल्कुल सच बोलिए, ऑनेस्टली काम करिए उनके साथ, तो वो भी आपकी कदर करेंगे और आपके सिलेक्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे. ओके. और जिस टॉपिक के आप जैसे सपोज फायरफॉक्स से अब आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो, फायरफॉक्स में आपने डेवलपमेंट नहीं करा है तो आपके क्या और करा है, दोनों केस में किस में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? अगर आपने फायरफॉक्स में डेवलपमेंट किया तो नेचुरली आपके चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्ट होने के, और जिन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 1-2 कोई बग ढूंढें उसमें फायरफॉक्स में और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और डेवलपर से इंटरेक्ट करें कि मैं ये बग सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें मैंने ये अप्रोच लगाई है, और ऐसे ऐसे करके आप एक पैच सबमिट कर दीजिए. उससे आपके चांस बहुत बढ़ जाएंगे सिलेक्ट होने के लिए. इसके अलावा लिनक्स यूजर ग्रुप्स होते हैं काफ़ी कॉलेजेस में, जैसे दिल्ली में लिनक्स यूजर ग्रुप IIT दिल्ली है, इन सारे हर कॉलेज में होते हैं. इन सारे लिनक्स यूजर ग्रुप से जुड़ने से आपको लगता है कुछ फ़ायदा होता है GSOC में? बिल्कुल. जितने भी ये हमारे लोकल लेवल पे लाइनक्स यूज़र ग्रुप होते हैं वहाँ पे डेफिनेटली कुछ पिछले साल के गूगल समर ऑफ कोड स्टूडेंट्स होते हैं और उनसे हमें सीखने को मिलता है कि उन्होंने अपने टाइम में कैसे सिलेक्शन पाया था, उन्होंने क्या किया था. उनसे इंटरेक्ट करके हमें पता लगता है कि हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए टू गेट बेटर चांसेस ऑफ सिलेक्शन. One more very major chronological order. I think the first few days should be spent in finding the project, finding the organization that suits you, you connect with, and then आपके सिलेक्शन होने के सबसे मेजर मतलब क्यों हुआ, मतलब मेजर रीजंस जो कि मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे आता था बेसिकली, मतलब आई वांटेड टू गेट सिलेक्टेड इन गूगल समर कोड फॉर द फन ऑफ वर्किंग इन इट. तो मैंने ये ट्राई किया कि मुझे अपने इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट मिले. उस प्रोजेक्ट से फिर मैंने उसके बारे में बात की. Thankfully the mentor was like he was the admin of that group, so he was also very knew how to communicate well. I was also pretty much like
conversing with him, talking about the project, and he took new ideas. So that's very interesting part of it. Second thing, that your proposal should be very strong. You should not, compromise in the quality of your proposal at any point of time. And the third thing that you should, that is very important, is you should solve few bug patches. Although that is not necessary, but that strengthens your case a lot. जो GSOC का प्रपोजल होता है उसमें क्या क्या लिखना होता है, आप कुछ थोड़े बुलेट पॉइंट बता सकते हैं? The template is different for different orgs. Okay, different to different. बता दो, there must be some common points. कुछ common points होंगे? Thing that should be very strong is that you should put some mock-ups, some implementation diagrams, some great emphasis on. अगर आपने पिछले कुछ कोड किया हुआ है, चाहे वो रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने ओपन सोर्स से कोड किया हुआ है, तो वो भी बेनिफिट देगा आपको? हाँ, जितना आपको पुराना एक्सपीरियंस हो वो सब बेनिफिट होता है, सब अच्छे से लिखना, that is the very important. Basically, the most important thing is the two components. Mention any and every experience that you've got with open source. It may be as simple as, say, taking part in a LUG or hosting a LUG lecture. It could be maintaining a campus repository. It could be anything. Mention every little bit of software you've done. It doesn't matter if it's a 9th standard class CS project that you did. It just shows that, okay, you know how to code. That is really important. Secondly, do not make anything up. Do not claim anything you don't know. In fact, when I applied, I got a response from my mentor saying, I had applied with and give a proper framework, give a timeline of what you plan to work on, give mock-ups, that really helps. But do not make up anything, because my mentor asked me, have you worked on the particular Samba GTK project that you're interested in? I'm like, no, I've not worked on it, I've worked on something similar. And I was frank about it, and they know, because if you try and make up something that you have not done, those guys are experts at their job, remember that, and they'll easily catch you. And one thing is sure, honesty is a value. Do not ever make up anything in your proposals. मतलब आपने अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी ऐसी चीज लिखी जो आपने नहीं की है, या कुछ भी ऐसा ओपन सोर्स की प्रोजेक्ट की लिंक दे दी जो आपने कॉपी किया हुआ है, they can easily catch you and आपका सिलेक्शन नहीं होगा फिर. They don't go to catch you as such, but later on you will get stuck with something and you will have to ask the same guy because he's your guide. Okay. And then if you say, I have not done anything, this is something you should not do. Ethically wrong. It is ethically wrong. And these sort of things are very much valued by them. Especially the general community values ethics a lot. In the open source community, I think ethics are of prime value. First priority. When you make your proposal, just make it a point कि you give your deadlines. मतलब it shouldn't be कि hard and fast rule. Okay, like August 2nd तक ये हो जाएगा, July 2nd तक ये हो जाएगा. But you need to give some valid feasibility line. Feasibility कि हाँ, which should show कि you are concerned and you know about this project and you think okay इतना हो जाएगा. But you need to give this. और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल के मैंने कुछ मेंटर्स के ब्लॉग पढ़े थे, तो अगर आपका प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट है then and you don't have good understanding with community, then there are big chances that you won't they won't say कि हाँ आपका रिव्यू आपके बारे में अच्छा देंगे. What is more important in that is that कि हमने पास्ट में भी देखा है कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका 80 to 90% प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, बट स्टिल उनका जो रिव्यूज़ होता है इवन आफ्टर GSOC और इन मिडल GSOC टू गूगल, वो काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि उनकी कम्युनिटी बॉन्डिंग अच्छी होती है. तो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन से इज़ हाउ यू आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद. फॉर एग्जांपल अगर XYZ बंदे का 95% प्रोजेक्ट कंप्लीट है, बस उसने 20 ऐसे बंदों की हेल्प करी है मेलिंग लिस्ट पे जो कहीं स्टक हो रहे थे, और एक दूसरा बंदा इसने मेलिंग लिस्ट पे एक भी मेल नहीं करा, किसी भी बंदे की कोई क्वेरी सॉल्व नहीं करी, और उसने अपना प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट करा. तो द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हु विल गेट मोर प्रेज्ड इज द वन हु हैव कंप्लीटेड 95% ऑफ प्रोजेक्ट बट स्टिल हैव कम्युनिकेटेड विद अदर पीपल एंड हेल्प देम आउट. ओपन सोर्स कम्युनिटीज में इंटरेक्शन करना गूगल सर्व कोड का एक काफी बड़ा हिस्सा है. आप ये कहना चाहते हैं? I mean it's a code of conduct, you can say. It's a code of conduct. Okay. तो कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा गौरव ने कहा. बट उसके लिए कैसे करते हैं, उसका मेन तरीका ये है कि आप उनकी मेलिंग लिस्ट पे रहिए और उनकी मेलिंग लिस्ट पे रिप्लाई करते रहिए. दूसरी चीज़ IRC चैनल्स जो है वो सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी कम्युनिटी से में लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए, अपने आइडिया को और इवॉल्व करने के लिए. कई बार आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट आइडिया है जो कि एप्लीकेशन
प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले आपके दिमाग में है और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंकरेज करती हैं बिकॉज उन्हें इससे समझ में आता है कि आप काफ़ी इंथुजियास्टिक हैं और आप उस पर काम करना चाहते हैं। रिगार्डिंग स्टूडेंट प्रपोजल्स में 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। नंबर 1, पिछले साल के जो स्टूडेंट्स थे जो गूगल समर ऑफ कोड में सिलेक्ट हुए थे, उन लोगों के आपको प्रपोजल्स मिल जाएंगे अगर आप ढूंढोगे उनके ब्लॉग्स पे, और कई बार गूगल की साइट पे ही उन्होंने पब्लिक किया होता है प्रपोजल, आपको मिल जाएंगे और आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि प्रपोजल कैसा लिखा जाता है। दूसरी चीज़, प्लीज़ आखिरी डेट तक वेट मत करिए प्रपोजल सबमिट करने के लिए। एज सुन एज आप अपने कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, अपना एक रफ प्रपोजल बनाइए और अपने मेंटर को दिखाइए या कम्युनिटी को दिखाइए, वो आपको कुछ चेंजेस बताएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करें। आपका कहने का मतलब है गूगल को अप्लाई न करके सीधे जिस कम्युनिटी के प्रोजेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसको अप्लाई उनके जो कम्युनिटी में है वहाँ पुश करिए, फिर वहाँ से रिव्यू लीजिए, अपने प्रपोजल को रिफाइन करिए। ऐसा 2-4 बार करने के बाद में जो फाइनल जब कम्युनिटी आपको बोल दे कि ओके, उसको सबमिट करिए। बिल्कुल बिल्कुल यही करना है आपको। 2-3 आइट्रेशंस के बाद क्या होगा कि आपके प्रपोजल के सारे नेगेटिव पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे और कम्युनिटी आपके प्रपोजल से खुश होगी क्योंकि उन्होंने ही आपके नेगेटिव पॉइंट्स निकालने में हेल्प की है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं अंतिम उसमें पूछना चाहूँगा कि अगर आप किसी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे या कोई स्टूडेंट जो ओपन सोर्स के बारे में नहीं जानता है उसको किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए अगर वो अगले साल को GSOC में अप्लाई करना चाह रहा है, तो आप इस बारे में कुछ बताएंगे? Knowing Linux is very helpful. So knowing Linux ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, उसके बारे में सीखना और उसको उस पर काम करना, लिनक्स यूज़र ग्रुप की मेलिंग लिस्ट पे जाना, वहाँ पे क्वेश्चन पूछना, ये सारी चीज़ जो आप जो स्टार्टिंग बोल रहे हैं, मतलब हाउ दे आर इफेक्टिव। That may be one of the possible turning points according to me, but that is not, I mean, that is not the most necessary point that I think of. It's basically the interest and passion, nothing else. नो बट मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट जिसको ओपन सोर्स के बारे में नहीं पता, मेलिंग लिस्ट नहीं पता, बगज़िला नहीं पता, व्हाट आर द की पॉइंट्स ही शुड लर्न, वो क्या क्या चीज़ें लर्न करें? सबसे पहले दे शुड नो हाउ टू रिप्लाई टू अ मेलिंग लिस्ट, IRC, what is a community, he should read wiki, TechCrunch, he should follow tech blogs, and he should be more enthusiastic, and धीरे धीरे he should follow Twitter। मतलब सबसे पहले ओपन सोर्स के बारे में पता करना पड़ेगा, ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ओपन सोर्स के डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज में SVN यूज़ करते हैं, GitHub यूज़ करते हैं। सबसे पहले से खुद अक्वेंटेड होना पड़ेगा कि ओपन सोर्स है क्या। सपोज अगर लिनक्स से स्टार्ट करते हैं, यू शुड, अगर कोई भी से मैं फेडोरा यूज़ करता हूँ, पहले उबंटू यूज़ किया, फिर सूजे यूज़ किया, सबसे पहले आप उस एनवायरनमेंट से अपने आप को अक्वेंटेड करिए, यू लर्न हाउ व्हाट आर द थिंग्स उसके अंदर क्या क्या है, देन यू मूव अहेड, देन यू मूव टू से बैश, यू ओपन द टर्मिनल, देन यू ट्राई टू रन एनी कमांड। सपोज आपको देखना है एक फोल्डर के अंदर क्या है, देन यू, अगर आपको नहीं पता चल रहा है आप उसे गूगल करिए, गूगल से आपको पता चले एक कमांड है LS, आप LS करेंगे, फिर आपको लगेगा नहीं ये ठीक से नहीं दिख रहा है, और कैसे मॉडिफाई करें, फिर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा बेसिकली गूगल करते रहो। हाँ, बेसिकली गूगल करते रहे, फिर आपको पता चलेगा मैन पेजेस होते हैं, तो धीरे धीरे आपका लर्निंग का खुद बढ़ता है। मतलब लिनक्स में, लिनक्स कम्युनिटी में होना और लिनक्स के बारे में जानना कुछ हद तक प्रत्यक्ष इनडायरेक्टली बहुत हद तक, इन शॉर्ट एनी निक्स एनवायरनमेंट, एनी लिनक्स लाइक उबंटू, फेडोरा, स्लैकवेयर और even Mac OS, BSD and Mac OS, even Mac OS. in Mac OS. So this will affect a lot. Like your selection first. We are basically talking about Unix and Unix-like systems. Okay. So the first criteria the students should follow, use Linux. The second thing is adopt open source methodology for the development. क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे जैसे GitHub पे, Google कोड पे? हाँ, बेसिकली कोई भी आप प्रोजेक्ट में अप्लाई करते हैं तो वो अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को, उनका जो सोर्स कोड होगा वो Git या SVN जैसी टेक्नोलॉजी से मैनेज करते हैं। तो आपको डेफिनेटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेफर्ड तरीका है, चाहे वो SVN है, Git है, Mercurial है, आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे आपको सोर्स कोड मिलेगा, कैसे आप पैचेस सबमिट कर सकते हैं। ओके, द थर्ड स्टेप वी कैन सी, अगर हमने बग्स सबमिट करें, चाहे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में करें और उसको सबमिट सॉल्व कराए, पैचेस डालें, तो वो भी एक सिलेक्शन होने के थोड़ा सा अफेक्ट करेगा। एक्सपीरियंस है, इट इज बेसिकली एज आई सेड, कोड एनी एंड एवरी एक्सपीरियंस यू हैव विद व्हाटएवर यू हैव डन।
अगर bug is just an experience. अगर आप सबसे पहले बग सीखना चाहते हैं तो कई बार अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं कुछ करेंगे तो कई बार क्रैश होता है सिस्टम, उसके बाद वो खुद पॉपअप आ जाएगा कि डू यू वांट टू रिपोर्ट एज अ बग। अगर आप जितनी बार ये क्रैश रिपोर्ट्स आते हैं प्लीज़ रिपोर्ट दैट बग, तो बहुत देन यू लर्न कि कैसे एक बग रिपोर्ट होता है। Basically, if you go with the approach of looking for a bug, I think it's really not all that good. You actually use that thing, you figure out what's wrong, what's missing, what's lacking. You figure out what's wrong with it. Be a critic, be a healthy critic. That's all. The way community looks at it is like you are able to understand their code when you are submitting, actually submitting a patch for it. Basically, you are able to understand their code. That's the most important thing that one looks when someone is taking the. There are many kinds of bugs. सिर्फ ये कोई कोड में कोई प्रॉब्लम है वो बग नहीं होता। इवन इफ यू वांट टू टेल कि हाँ कम्युनिटी में कि आई वांट दिस फीचर, लाइक से Gedit एक बहुत कॉमन एडिटर है, उसमें आप चाहते हैं कि पेस्टमेंट का एक सपोर्ट हो, तो दैट कैन बी एन इंफॉर्मेटिव बग। तो जो भी आपको लगता है फीचर रिक्वेस्ट, या इट्स अ फीचर रिक्वेस्ट, सो दैट आल्सो अ बग, यू कैन रिपोर्ट दैट। अच्छा, इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स है जिसमें जीसो के स्टूडेंट्स जो बनना चाहते हैं अगले साल, जिनको ज़्यादा कंप्यूटिंग की नॉलेज नहीं है, उनको आप सजेस्ट करना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको ज़्यादा प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं है तो पहले कोई आप ऐसी चीज़ सेलेक्ट करिए जो आपको एक्चुअली बहुत अच्छी लगती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डेवलपमेंट करना है, अगर आपको लगता है कि अच्छा ब्राउज़र्स में फायरफॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से वो डेवलप किया गया, मैं उसको बेटर बनाना चाहता हूँ, तो उसको सिलेक्ट करिए। सिमिलरली ऐसे कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो पहले कोई ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करिए जो आपको बहुत पसंद हो और उसके बाद उसमें कुछ भी छोटा कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करिए। यहाँ तक कि अगर आप एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी अगर उसकी API लिख के यूज़ करते हैं तो आपको यूज़ करके लिखते हैं तो आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक GSOC प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप प्रीवियस ईयर्स के अगर आप देखेंगे वेबसाइट्स पे तो उनका जो पेमेंट प्रोसीजर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि इनिशियली आपको $500 या कुछ टोकन अमाउंट मिलता है और फिर एक एवैल्यूएशन के बाद थोड़ा पैसा मिलता है, फिर एक एवैल्यूएशन के बाद थोड़ा मिलता है। तो आप प्लीज़ ऐसा काम मत करिएगा कि आप इनिशियल पेमेंट लेके फिर बीच में ड्रॉप कर जाएँ, बिकॉज ये आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी इमेज के लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होता है। इफ़ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड, प्लीज़ ट्राई टू complete your GSOC project. That is very important. और इसके अलावा काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ड्रॉप करते हैं जस्ट फॉर द टोकन मनी लेने के बाद में, तो उससे एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर कम्युनिटी का भी थोड़ा डिस्करेजमेंट होता है कि बिल्कुल आपका कम्युनिटी आपको डिस्करेज करने लगेगी, आपकी एक्सेप्टेंस कम हो जाएगी और ये भी चांसेस है कि आपको आगे ज़्यादा कुछ काम ना करें। बेसिकली एक और चीज़, स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इस बात से लेकर होते हैं कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम कहाँ पर अप्लाई करें, कौन सी चूज़ करें। आपको बेसिकली 3 चीज़ें देखनी है। नंबर 1, आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट अच्छा लगता है। नंबर 2, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है और कितनी आती है। नंबर 3, आप पिछले साल की जो एक्सेप्टेड लिस्ट है ऑर्गेनाइजेशंस की वो देख के और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं लैंग्वेजेस की, वो एक आइडिया ले सकते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है नॉलेज बेस में बच्चों से। ओके, एनी अदर पॉइंट आप बताना चाहेंगे किसी स्टूडेंट्स को बताना, मतलब नथिंग? ओके, सो GSOC स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं 2011 में, उनमें से हमने करीब 6 लोगों का इंटरव्यू किया और उम्मीद है हमें आपको इस इंटरव्यू से लाभ पहुंचेगा, फ़ायदा पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबडी हु आर पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, थैंक यू।